अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि अगर कोई भी हमारे पास किसी भी ब्रांड की नो फ्रास्ट फ्रिज का कंप्रेसर का मसला आ रहा हो, कंप्रेसर नॉइज़ का इशू आ रहा हो, तो किस तरीके से हम इसको पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये मसला किस चीज़ का है और इस मसले का जो हल है वो क्या है। तो ये जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमारे पास एक नो फ्रास्ट फ्रिज है सैन्यू कंपनी का। अब इसमें इशू ये था कि कूलिंग बिल्कुल ओके थी। कूलिंग ओके होने के बावजूद कंप्रेसर एक तो हीटअप हो रहा था, सेकंड कंप्रेसर में से बहुत ख़तरनाक आवाज़ें आ रही थी। और आवाज़ें कुछ इस तरह की थी कि जैसा कि उसके पिस्टन में कोई कचरा आ गया हो या कि कोई भी सालन पकने की आवाज़ हो। खैर, हमने इस रेफ्रिजरेटर की नो फ्रास्ट की गैस कम की, लेकिन उसके बावजूद कंप्रेसर का जो नॉइस इशू था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसा कि अल्लाह ना करे कंप्रेसर ब्लास्ट ना हो जाए। तो दोस्तों, हमने इस यूनिट पे जो काम करना है वो आपके सामने करना है। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, रेफ्रिजरेटर की नो फ्रास्ट फ्रिज की कंडीशन आपके सामने है। अभी मैं एक मखसूस चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि आम मेरे दोस्तों मैकेनिक भाइयों का नहीं पता होता। इसका जो फ्रंट अपर साइड है वहाँ पे फ़ैन लगा होता है और उस फ़ैन के ज़रिए तमाम केबल में, ऊपर वाले केबल में और नीचे वाले केबल में कूलिंग बराह रास्त सर्कुलेशन करती रहती है। और अब नीचे वाले पोर्शन में बात करें तो इसमें प्लेट तो लगी ही नहीं है, ना ही अप साइड पे प्लेटें हैं और ना ही डाउन साइड पे प्लेटें हैं। इसमें ये फ्रंट जो जाली नज़र आ रही है इसमें फ़ैन एक लगा हुआ है और उस फ़ैन के ज़रिए तमाम केबल में कूलिंग आती रहती है। और लेफ़्ट साइड पे अभी जहाँ पे मैंने ये कूलिंग का साइन बनाया है और जहाँ पे ये मैं हाथ लगा रहा हूँ वहाँ पे यूनिट की जो रिटर्न है वो आती है। यानी कि ऊपर जो पंखा लगा हुआ है वो इस गैलरी से होके नीचे वाले, यहाँ पे होल है ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में, दोनों केबल में यहाँ पे कूलिंग जो है वो फील होती है। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। अब हमने क्या करना है, कंप्रेसर को किस तरीके से हमने ख़ुद ही ठीक करना है और इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या कंप्रेसर बदलने की ज़रूरत होती है। अगर कंप्रेसर बदलेंगे तो इस सेम मॉडल का, सेम कैपेसिटी का, सेम कंपनी का हमें कंप्रेसर कहीं से भी नहीं मिलेगा। और अगर हम कंप्रेसर चेंज करेंगे तो क्योंकि ये नो फ्रास्ट है उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने कंप्रेसर को ठीक करने के लिए, कंप्रेसर की नॉइज़ दूर करने के लिए कंप्रेसर बाहर निकाला है और अब हम कंप्रेसर का जो ऑयल है वो बाहर निकालेंगे। कंप्रेसर का ऑयल निकालने के लिए हमें जो टाइम रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम 7 से 8 घंटे हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इसे धूप में ही लटकाएँ या छाँव में लटकाएँ। जो आपके पास रीज़नेबल स्पेस है, रीज़नेबल वर्कशॉप में जगह है, वहाँ पे किसी भी चीज़ ऊपर कंप्रेसर को उल्टा लटकाएँ और मैक्सिमम 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दें। इसका जो तमाम ऑयल है वो निकल जाएगा। और ऑयल की जो कंडीशन है वो आपने चेक करनी है कि ऑयल बिल्कुल साफ़ है, ऑयल की थिकनेस कितनी है, ऑयल स्मेल वाला है या नहीं। ये चीज़ें ज़रूरी हैं और समझने वाली हैं। आज के दौर में अगर देखा जाए तो मैकेनिक सीधा कंप्रेसर चेंज कर देते हैं, लेकिन बहुत से फॉल्ट ऐसे हैं जिसमें ये कि हमारा कंप्रेसर ओके होता है और जस्ट हमें कंप्रेसर ऑयल चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपके सामने ये इसका जो ऑयल है वो एक तो गाढ़ा था, दूसरा इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और तीसरा इसमें जो फॉल्ट है वो अभी मैं आपको थोड़ा सा कैमरा करीब करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले वाकई ही इस कंप्रेसर को जस्ट ऑयल का ही इशू था। ना ही इसके पिस्टन में इशू था, ना ही इसकी कोई वायरिंग ख़राब थी, ना ही इसके वॉल ख़राब थे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, कोई भी आपको प्रैक्टिकली चीज़ नहीं दिखा रहा। तो दोस्तों, ये आपके सामने है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो इसके अंदर से जाला से निकला है और ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा था और ये झाग आपके सामने, ये झाग नहीं निकलनी चाहिए थी। ये ऑयल के गाढ़ेपन की निशानी है। ये इसके अंदर से जाले से निकले हैं और इस ऑयल को अब हमने रिसाइकल नहीं करना और ना ही इसमें कोई और फनकारी लगानी है। इसको हीटअप करके साफ़ करते हैं कुछ मैकेनिक, हमने जस्ट इसको चेंज ही करना है। और चेंज करने का जो तरीका है, चेंज करने की जो वजह है वो यही है कि ऑयल पहला जो है वो
फुल गाढ़ा हो चुका था और इस काबिल नहीं था कि अब हम इसको दोबारा रीयूज़ करें। तो चलिए अब हमने एक तो ऑयल निकालने की वजह बता दी। अब हमने जैसा कि आपके सामने कंप्रेसर को लटकाया हुआ है और इसकी जो सक्शन साइड है वो हमने नीचे वाली साइड पे कर दी है। आप अपनी मर्ज़ी से सक्शन साइड या चार्जिंग साइड दोनों में से एक साइड से जहाँ से आप चाहें, बेटर यही है कि आप सक्शन साइड से ही ऑयल निकालें। और मैंने इस कंप्रेसर को तकरीबन 12 से 13 घंटे लटकाए रखा और इसके बाद इस कंप्रेसर का जो ऑयल है वो सारा निकल चुका था। अब हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपने इस यूनिट में गैस चार्ज करनी है, इस यूनिट में ऑलरेडी जो गैस चार्ज थी वो R134A थी। अब हमने जो दोबारा ऑयल यूज़ करना है वो R134A का ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप इसमें ऑयल चेंज कर देंगे, किसी और गैस के मुताबिक ऑयल डाल देंगे तो वो सूट नहीं करेगा। मैंने इसमें जो ऑयल डाला वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने इस कंपनी का ऑयल यूज़ किया है। अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी अच्छे ब्रांड का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इस ऑयल में जो है वो साथ मैंने आपको ये मेंशन किया हुआ है इस ऑयल में कौन कौन सी रेफ्रिजरेंट आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद मैंने कंप्रेसर को रीइंस्टॉल कर दिया। रीइंस्टॉल करने के बाद एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, जब आपने ऑयल चेंज करना है तो ऑयल चेंज करने के साथ साथ आपने अपने रेफ्रिजरेटर का, चाहे वो नो फ्रॉस्ट है या फ्रिज है, डायरेक्ट कूल है, तो उसका जो ड्रायर है, जो फ़िल्टर है, उस ड्रायर को आपने लाजमी चेंज करना है। और अब हमने यूनिट को मैक्सिमम 40 मिनट के लिए वैक्यूम करना है और वैक्यूम करने के बाद गैस किस तरीके से हमने फ़िल करनी है ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर में मैक्सिमम हमने जो गैस का जो रनिंग प्रेशर रखना होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से रखना होता है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, जैसा कि मेरे पास अभी टेम्परेचर है 23 सेंटीग्रेड, तो मैंने जो गैस चार्ज की है, मेरा जो रनिंग प्रेशर है वो 0 पे है। और आप अपने इलाके के टेम्परेचर के हिसाब से इसका जो रनिंग प्रेशर है वो 0 से लेके 10 के दरमियान रख सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब जैसा कि आपके सामने मैं भी आपको कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज है ये दिखा रहा हूँ। बेसिक इसकी जो डिस्चार्ज साइड में पाइप लगे हैं वो 3 है। इन 3 में से एक डिस्चार्ज है, ये सबसे नीचे वाली है, ये एक्सटर्नल कंडेंसर में जाती है। और जो अंदर पाइप लगे हुए हैं, बेसिक इनका जो काम है ये ऑयल कूल का काम करते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारे कंप्रेसर के मुताबिक चार्ज हो गई है। हमारी जो फ्रिज है उसमें कूलिंग की जो कैपेसिटी है, कूलिंग का जो केबल है, कूलिंग का जो मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों, नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें मैंने आपको लेफ़्ट साइड पे एक होल दिखाया था, एक कवर दिखाया था। उस होल से आपको पता चलेगा कि ऊपर से जो रिटर्न आ रही है नीचे वाले पोर्शन में वो चिल है या नॉर्मल है। अगर तो चिल है तो आपका जो रनिंग प्रेशर है वो ओके है, चाहे वो 0 पे है, वो चाहे वो 2 पे है, चाहे वो 5 पे है। इसमें अगर आप नो फ्रॉस्ट फ्रिज में गैस ओवर चार्ज कर देंगे तो फिर भी इसमें आपकी कूलिंग का मसला हो सकता है, कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो सकता है, या अगर ट्रिप होगा तो हीटर ऑन नहीं होगा। अगर हीटर ऑन होगा तो हीटर ज़्यादा देर चलेगा, फिर भी नुकसान है। तो दोस्तों, मैंने 40 मिनट वैक्यूम करने के बाद अब हमने गैस किस तरीके से हमने चार्ज करनी है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने पाइप की जो एयर है वो डिस्चार्ज कर दिया है। और डिस्चार्ज करने के बाद अब मेरे पास गैस जो है वो R134 है मौजूद है। और इसमें हमने जो R134 है वो किस तरीके से चार्ज करनी है ये अभी आप देख लें। मैंने हल्का सा सिलेंडर खोला, सिलेंडर खोलने के बाद गेज जो है वहाँ से गेज का जो पॉइंट है वो लूज़ किया और गैस एक दफ़ा में जितनी जाएगी उतनी ही जाने देनी है। और गैस का जो स्टैंड प्रेशर है वो नॉर्मल टेम्परेचर में 10 से 20 होगा और हाई टेम्परेचर में 30 से 40 के दरमियान होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी हमने नो फ्रॉस्ट में गैस चार्ज करनी है तो हमने डायरेक्ट कूल की तरह गैस चार्ज नहीं करनी, वक्फे वक्फे से गैस चार्ज करनी है, वक्फे वक्फे से गैस देनी है। उसमें एक R134A या R600 की तरह हमने फ़ौरन चार्ज नहीं करना और ज़्यादा गैस चार्ज नहीं करनी होती।
तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रख के हमने गैस चार्ज करनी है कि गैस ओवर चार्ज भी ना हो और गैस लो चार्ज भी ना हो। अब रही रिटर्न की बात, तो रिटर्न जैसा कि डायरेक्ट कूल फ्रिज में नीचे वाली प्लेट पे जब आइस आती है तो हम गैस देना बंद कर देते हैं। सेम इसी प्रोसेस में नो फ्रास्ट में जब नीचे वाले केबिन में कूलिंग आना स्टार्ट होती है, रिटर्न आना स्टार्ट हो जाती है, तो हम गैस चार्ज करना बंद कर देते हैं। और फ्रिज को नो फ्रास्ट को भी हमने डायरेक्ट कूल की तरह ही पहले 2 घंटे खाली चलाना है और उसके बाद इसमें जो भी चीज़ें रखनी है वो रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है और मेरी वीडियो में अगर कोई फॉल्ट नज़र आया आपको या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे मेरे इसी दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं या कमेंट्स में अपना कमेंट्स डाल के अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा होता रहे।